सिलसिला। यादों का सिलसिला, इस कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए हैं मशहूर चरित्र अभिनेता कंवरजीत पेंटल और उनके सुपुत्र हितेन पेंटल से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग। दोस्तों नमस्कार। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। फिल्मी दुनिया में हर तरह के रंग हमें सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, और जब हम फिल्में देखकर लौटते हैं तो बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। आंसू खास तौर से ज़्यादा याद रहते हैं, उतनी ही हंसी भी जो है हमारे दिलो दिमाग पर छाई रहती है काफ़ी बाद तक। लेकिन ऐसा कहते हैं कि रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है। आप समझ रहे हैं कि आज हमारे साथ जो कलाकार हैं उन्होंने हमें आपको बहुत हंसाया है, बहुत सारी फिल्मों में हमारा मनोरंजन किया है। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, बीए किया है, एमए किया, लगता है वो भी एमए किया, काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं कंवरजीत पेंटल। अब बताइए कौन हो सकते हैं वो? रफू चक्कर याद है? जी हाँ, नाम लीजिए तो बस वही गाना याद आता है। चुक चुक चक चक बॉम्बे से बड़ौदा तक, तुम कहो जब तक गाते रहे तब तक हमारे साथ हैं पेंटल जी। जी हाँ, आपको तमाम फिल्में याद आ गई होंगी, तो बहुत सारी बातें होंगी, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत करते हैं पेंटल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार आप सबको, और मेरी तरफ से तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे विविध भारती पे इनवाइट किया बोलने के लिए, इंटरव्यू के लिए। बड़ी खुशनसीबी है मेरी। एंड बहुत सालों से मैं ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करता रहा हूं, और शुरू में जब मैं एक स्टूडेंट था दिल्ली में तो मैंने कोशिश भी की थी कि मुझे भी थोड़ा कुछ अनाउंसमेंट्स के लिए काम मिल जाए, लेकिन उस वक्त नहीं मिला, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। तो जी बहुत अच्छा लगा फिर से आके। धन्यवाद आप सबको, एंड गॉड ब्लेस। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पेंटल जी के सुपुत्र हितेन पेंटल जी भी हमारे साथ हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आपसे भी ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं। पेंटल जी, कितनी फिल्में हैं लगभग आपकी? हाँ देखिए, अभी तक जो मेरा रफ काउंट है वो अबाउट 400 फिल्मों का है जी। 400 फिल्में की हैं मैंने, और साथ ही कोई 30-40 सीरियल भी किए हैं, जिसमें महाभारत भी इंक्लूडेड है। और महाभारत में मैंने शिखंडी का रोल किया था जी, और साथ ही साथ आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि महाभारत में मैंने 2 कैरेक्टर किए, सुदामा का किया और फिर बाद में शिखंडी का किया। और मेरे भाई साहब गुफी जी वॉज शकुनी मामा, जिनका अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली इंतकाल हुआ जी। और इसके साथ साथ आपने और भी बहुत सारे काम किए हैं। श्रोताओं आपको बता दूं कि इन्होंने एक्टिंग पढ़ाई भी है, FTII से खुद पढ़ा भी है, और भी बहुत सारे काम किए हैं। तमाम बड़े बड़े जिन कलाकारों को आप देखते हैं उनको इन्होंने पढ़ाया है। अब क्या पढ़ाया ये बाद में बात होगी। फिलहाल शुरू करते हैं आपकी फिल्मों से। कैसे शुरुआत हुई पेंटल जी? देखिए, मुझे एक बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है जो हर कोई यूज करता है कि बचपन से शौक था एक्टिंग का जी। बट मुझे वाकई बचपन से शौक था, तो मैं घर पे सबको एंटरटेन करता था। मैं और मेरे भाई मिलके बैल्कनी में पर्दा डाल के शैडो प्ले करके पूरे मोहल्ले को दिखाते थे, डांस करके, चीजें करके, अच्छा, कॉमेडी करके। तो वो शौक बचपन से था। और मेरे पिताजी पार्टीशन होने से पहले लाहौर में कैमरामैन थे एक फिल्म कंपनी में, पंचोली आर्ट्स करके एक फिल्म कंपनी थी, वहाँ कैमरामैन थे, काफी प्रसिद्ध जी कंपनी थी। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली पार्टीशन हुआ, सब उखड़ा खड़ गया, खत्म हो गया। तो फादर जब दिल्ली आए
तो उन्होंने फोटोग्राफिक शॉप शुरू कर दी जी। ये शादियों की तस्वीरें, पासपोर्ट वगैरह की तस्वीरें, लेकिन शौक उनको फिल्में बनाने का था। तो उन्होंने उस वक्त 8mm मूवी कैमरा खरीदा। उन दिनों वही होता था, वीडियो वगैरह तो कुछ होते नहीं जी। तो 8mm मूवी कैमरा खरीद के मैं ही उनका मॉडल था। जी। तो मैं आइडिया सोच साच के करता था, वो फोटोग्राफ करते थे, फिर उसको डेवलप करके हमने एक छोटा सा प्रोजेक्टर खरीद लिया था, बस उससे बैठ के देखते थे। तो वो प्रोसेस करते करते मेरा इंटरेस्ट देखते हुए मेरे फादर साहब ने मुझे कहा था कि अगर तुझे एक्टर बनना है तो मैं तेरे साथ हूं, लेकिन प्रॉपर चैनल के थ्रू जा। तो फिर FTII, जो उस वक्त FII था, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट, टी तो बाद में लगा टेलीविजन का जी, तो वो ज्वाइन कर ले। तो फिर उन्होंने सारा किया, मेरा एप्लीकेशन वगैरह सब फोटोग्राफ्स खींच खांच के वहाँ किया। तो 1967 में मैंने अप्लाई किया था और सेलेक्ट हो गया, और फिर वहाँ से पूना जाके ट्रेनिंग ली 2 साल की। एक्टिंग में ही ली? एक्टिंग में 2 साल की ट्रेनिंग होती थी, वो कंप्लीट की 69 में। और 69 में बॉम्बे आते ही 2-3 महीने में मुझे पहली फिल्म मिल गई। मेरी पहली फिल्म थी गुरुदत्त फिल्म्स की उमंग, जो गुरुदत्त जी के भाई आत्माराम जी थे, उन्होंने डायरेक्ट की थी और प्रोड्यूस की थी। तो उसमें मेरे साथ ब्रेक जिन्हें और भी मिला वो थे सुभाष घई, असरानी, बलदेव खोसा, सुरेश चटवाल, काफी लोग थे। जी जी। तो मेरा करियर उमंग से शुरू हुआ 1969। आ जाओ नाचे हम झूम के यहाँ, अरे आ जा प्यारे, आंखों में छाया है प्यार का समा, आंखों में छाया है प्यार का समा। तुमसे चुपके हमसे तुमसे चुपके कहती है ये दिल की धड़कन, कहती है ये दिल की धड़कन। नाचे हम झूम के यहाँ, अरे आ जा प्यारे, आंखों में छाया है प्यार का समा, आंखों में छाया है प्यार का समा। चेहरा ऐसा हो निखरे, प्यार में चेहरा ऐसा निखरे, फूल की खुशबू गाल से अब बिखरे, फूल की खुशबू गाल से बिखरे, ला 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 ला। आ जा प्यारे, आ जाओ नाचे हम झूम के यहाँ, अरे आ जा प्यारे, आंखों में छाया है प्यार का समा, आंखों में छाया है प्यार का समा। प्यार का बादल बरसे, आँख से प्यार का बादल बरसे, दुनिया
बोलो। तुमको हाँ हाँ देखे क्या तरसे, क्या दुनिया तुमको देखे तरसे। हाँ हाँ हाँ, आ जा प्यारे, आ जाओ नाचे हम झूम के यहाँ। आ जा प्यारे, आंखों में छाया है प्यार का समा। आपके पास जब अनुभव था तो जाहिर है कि कैमरा जब आपने फेस किया होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी? नहीं मैम, ये होता है कि जो घर की होम मूवीज होती हैं वो कोई एक्सपीरियंस नहीं फिल्मों का जी। कहाँ वो घर की फिल्में, कहाँ ये प्रोफेशनल फिल्में जी। इनका लेवल ही कुछ अलग था। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे वो ट्रेनिंग मिली। मेरे फादर ने मुझे सही जगह भेजा जहां मुझे वो अवेयरनेस मिली कि ये सारा प्रोफेशन है क्या, इसकी गहराई क्या है, इसकी सिंसियरिटी क्या है। तो एक मंदिर की तरह मेरे लिए मेरा FTII बन गया। और फिर बाद में इतनी शिद्दत से सीखा, इतनी शिद्दत से काम किया कि कुछ सालों बाद फिर मैं FTII का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बना और मैंने 8 साल वहां पर संभाला उस डिपार्टमेंट को। और ड्यूरिंग माय टेन्योर बहुत अच्छा काम हुआ हमारा स्टूडेंट्स के साथ, बहुत अच्छे अच्छे प्लेस किए, इंडस्ट्री में बहुत अच्छा शोकेस किया हमने एक्टिंग के स्टूडेंट्स को, और बहुत सक्सेस मिली हमारे स्टूडेंट्स को। जब आप एक्टिंग करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है या पढ़ाया आपने तब ज्यादा अच्छा लगता है? शुरू में एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता था, अभी भी बहुत अच्छा लगता है जी। एक आत्मिक सेटिस्फैक्शन मिलती है जी। लेकिन जब मैं टीचर बना तो उसके जो अनुभव हैं वो और भी कमाल है, और भी ज्यादा बड़ा नशा है। अच्छा। वो इस तरह है मैम कि आप जो जानते हैं वो सिखा रहे हैं, और जब आप सिखा रहे हैं तो आपको अपनी अवेयरनेस आती है कि आप कितना जानते हैं और क्या कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, और क्या कितना एक्चुअली आपने सीखा है। वो जो अपनी सेल्फ अवेयरनेस है, जो अवेकनिंग अपने आप में आती है, और जो सेटिस्फैक्शन मिलती है कि आपने अपने जिंदगी के एक्टिंग के एक्सपीरियंस को निचोड़कर एक जूस बना के स्टूडेंट को देना है, ताकि जो गलतियां हमने की हैं, जो टाइम वेस्ट हमने किया है, वो ना करें, उन्हें वो पोटेंट पोर्शन मिले जिसकी वजह से वो इस चीज को बेहतर समझ सकें और हमारी एडवाइजेस को बखूबी अमल कर सकें। तो वो एक बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन की बात, अंदरूनी खुशी की बात है। वाह, वो तो आपके चेहरे से दिख रही है इस वक्त कि वो संतुष्टि जो है वो आपको मिली होगी जरूर। और जैसा आपने शुरू में ही कहा कि शिद्दत से काम किया है, तो जाहिर है कि ये जो शिद्दत वाला जो शब्द है ना, वो जब लगता है तो फिर सब जगह लगता है। आप ये चुनाव नहीं कर सकते कि अच्छा इसमें शिद्दत से करेंगे, ये शिद्दत से नहीं करेंगे, है ना? वो तो फिर नेचर हो जाती है ना। आपने करना है, जब ठान लिया और उस ईमानदारी से आप करना चाहते हैं तो फिर शिद्दत हर जगह आएगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उमंग के बाद और कितनी उमंग मिली, किस तरीके से आपकी उमंगें परवान चढ़ी? बहुत जल्दी मुझे फिल्में मिली। हुआ यूं कि मैं मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर आत्माराम जी के साथ खड़ा था, तो उनका जो ऑफिस था वो नटराज स्टूडियो में था। जी। नटराज स्टूडियो में 5 बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे, जिसमें शक्ति सावंता साहब थे, रामानंद सागर थे, और FC मेहरा साहब थे, बहुत लोग थे। जी। तो मैं और आत्माराम जी खड़े थे, हमारी पिक्चर शुरू हो गई थी, तो वहां से FC मेहरा साहब गुजर रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने आत्माराम जी को बोला, तो कहा कि आत्मा, अरे मैं भी एक पिक्चर शुरू कर रहा हूं, उसमें मुझे एक बड़े अच्छे कैरेक्टर के लिए एक लड़का चाहिए जो राजकुमार का नौकर है। तो आत्मा जी ने बगैर सोचे 1 सेकंड में कहा, ये रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, कल आ जाना ऑफिस। अगले दिन मैं ऑफिस गया तो मुझे लाल पत्थर राजकुमार साहब के साथ फिल्म मिल गई। क्या बात है। गीत गाता हूं मैं, गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूं मैं। गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूं मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता
सदा मुस्कुराता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। साफ है अब ये दर्पण दिखाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। तो इस तरह फिर आत्माराम जी को फिल्म मिली यार मेरा, एक पिक्चर थी जिसमें राजा राम सतीश वागले साहब प्रोड्यूसर थे, उसमें जितेंद्र जी, राखी जी और भी बड़े बड़े लोग थे। वो आत्मा जी को मिली तो उसमें जितेंद्र के साथ जो कॉमेडियन का रोल था वो मुझे दे दिया। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 होते गए। फिर मेरे अपने मिली, मीना कुमारी जी के साथ काम करने का मौका भी मिला। सो बस इस तरह एक बार करियर ने टेक ऑफ किया। फिर कृपा रही कि काम भी अच्छा होता रहा, लोगों को काम भी पसंद आया। मेरे अपने में गुलजार साहब की पहली फिल्म थी, उसमें भी बड़ा अच्छा कैरेक्टर मिला। बस इस तरह बात बढ़ती गई, हम बिजी रहे। लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा कि आप हीरो बने? नहीं, मैं शुरू में सोचता था हीरो, लेकिन अपने आप को देखते हुए, अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए, अपने रुझान को देखते हुए मुझे लगा कि बेस्ट कॉमेडी है मेरे लिए, इसको करो। हीरो तो कैरेक्टर होता है जी। हीरो सिर्फ हीरो नाम से मैं हीरो नहीं बनने वाला, मैं अपने काम से हीरो बनूंगा। सो आई जस्ट डिड दैट। अपने जो भी कैरेक्टर्स मिले, छोटे बड़े, उनमें अपनी जान डाल के जो बेस्ट कर सकता था। जैसे बावर्ची में मेरा एक कैरेक्टर था डांस मास्टर का, बहुत बढ़िया, जिसके लिए मुझे बहुत तारीफ मिली। फिर महाभारत में शिखंडी मेरा बड़ा हटके रोल रहा। इस तरह के कैरेक्टर्स जो मिलते गए, उन्हें शिद्दत से करते रहे, तो मैं अपने चाहने वालों के दिलों का हीरो बन गया। मुझे और क्या चाहिए। वो बात तो है, और हम सब के दिलों के हीरो हैं। हमारे श्रोता भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे जरूर। यहाँ पर एक गीत सुनना चाहेंगे हमारे श्रोता भी, हमें लगता है, और आप भी पसंद करेंगे। किस फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? देखिए, मेरा फेवरेट गाना तो वो है, जिंदगी मिल के बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। वाह, सत्ते पे सत्ता। सत्ते पे सत्ता। तो भाई आप हितेन जी की तरफ देख रहे हैं। हितेन जी, क्या लगता है, पापा को यही गाना पसंद है? ये गाना पसंद है क्योंकि ये हम सबको, हमारे घर में सबको ये गाना बहुत पसंद है। वाह, मतलब जितने सत्ते पे सत्ता के जितने गाने हैं, क्योंकि हम बचपन से ही हमारे घर में, मतलब फिल्में डैड की जितनी आती थी तो उसके वीडियो कैसेट होते थे, तो हम देखते थे पूरा दिन। तो जितनी भी फिल्मों के गाने हैं वो सब हमको, मेरी सिस्टर और मुझे, पूरा दिन हमारे घर में वो गाने बजते थे। तो हमें ये सब गाने बहुत पसंद हैं। आज भी, मतलब मेरे कितने दोस्त हैं जो आज भी न्यूअर जनरेशन के भी हैं, जो आज भी ये गानों को सुनते हैं। वो मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग्स और वॉइस रिकॉर्डिंग भेजते हैं कि देख पापा का गाना है, हम सुन रहे हैं, हम पार्टी का। ये गाने बहुत सारे हमारे कॉमन है एक्चुअली। और आजकल ये डीजे बन गया है, और जहां डीजे पे ये बजा रहा होता है, और अगर मैं होता हूं तो मुझे खास बुला के खड़ा करके ही गाने शुरू कर देते। क्या बात है कि कैरेक्टर सामने है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, उनका ही गाना है। तो उनके साथ आप लाइव अगर कोई चीज किसी आइकॉन के साथ आप देख रहे हैं, आज अगर बच्चन साहब कहीं पर हैं और किसी ने कोई गाना उनका लगा दिया, तो इट इज अ ड्रीम फॉर एवरीबॉडी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें लगता है कि हमारा भी सपना पूरा होगा अगर आप ये गाना 2 लाइन आप सुना दें तब। अरे मैं गा नहीं सकता, मैं मतलब गाऊंगा, आपके सारे लोग रेडियो बंद कर देंगे, भाग जाएंगे। घर में जैसे गाते हैं तो नहीं, ये बिल्कुल बात पे गया, मैं भी नहीं गा सकता। हम गा नहीं सकते, हमारे गाने का बहुत प्रॉब्लम है। चलिए, विविध भारती की तरफ से ये तोहफा आप लोगों के लिए। जिंदगी
बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। सरगम हमसे बने, नगमे हमसे जवां, झूमे आसमां। हम ही तो दुनिया के साथ अजूबे हैं, हमसे है जहां। सरगम हमसे बने, नगमे हमसे जवां, झूमे आसमां। अरे हम ही तो दुनिया के साथ अजूबे हैं, हमसे है जहां। दुआ 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 दुआ, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। खुशियाँ बांटेंगे हम, हर गम मिलके सहें, फिर क्यों आंसू बहें। और पल के सहारा एक दूजे का यूं ही चलते रहे। खुशियाँ बांटेंगे हम, हर गम मिलके सहें, फिर क्यों आंसू बहे। पल के सहारा एक दूजे का यूं ही चलते रहे। जुआ 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 जुआ, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो सात रंग है, ये जहां रंगी बनाएंगे। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। वाकई सीरियसली हम लोग गाने हमेशा भगवान से एक ही कंप्लेन करता हूँ, यार एक गला भी सुरीला दे देता गाने के लिए तो मजा आ जाता। बिकॉज वी कैन डांस वेरी वेल, वी कैन एक्ट वेरी वेल, सब कुछ सब कर सकते हैं, लेकिन गाना तौबा तौबा। मतलब हम बाथरूम में भी गाते हैं तो हमारी खुद की आवाज बोलती है, मत कर मत गा मत गा। बेटा चुप। दीवारें भी बोलती हैं, बस कर भाई मत। चलिए, ये बात है कि इस बात को स्वीकार कर लेना कि हाँ नहीं गा सकते, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, वही मैं आपको बताऊं कि ये ट्रेनिंग और टीचिंग ये सेल्फ अवेयरनेस बहुत देती है, और अपनी कमी को मानना बहुत बड़ी बात है कि ये मेरे में है, खामी है तो ठीक है, मैं ये नहीं करूंगा, उसको अवॉइड करूंगा। और दूसरा, एक्टिंग ट्रेनिंग ये सिखाती है कि अगर आप में खामी है तो उसको किस तरह बाखूबी आप छिपा सकते हैं। क्या बात है, ये भी देखिए एक एस्पेक्ट है टीचिंग का। जी हाँ, कि बना हुआ तो सब बना लेते हैं, बिगड़ा हुआ कैसे बनाया जाए, बिगड़ा हुआ कैसे बनाया जाए या कैसे छिपाया जाए, जी, ये भी एक टैलेंट है। कैसे बाईपास कर दिया जाए बगैर लोगों के
फील किए, एहसास होते बिना। जी, क्योंकि हर चीज के कई रास्ते हैं, आप दूसरे रास्ते पर निकल पड़िए, वो अपने आप छूट जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, मंजिल तय हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप किस रास्ते पर ऐसा करते हैं? कभी किस चीज को कैसे छुपाते हैं? कभी कोई आपका ऐसा है? ऐसा बहुत है जी। जैसे मैं एक पिक्चर बनी थी अनोखा, उस वक्त भी मैं न्यू कमर था जी। क्लाइमैक्स में ये होता है कि मेरा हीरो शत्रुघ्न सिन्हा साहब वो अटक जाते हैं, हीरोइन को किडनैप करके ले गए हैं विलेन, और वो अटक गए और वो पीछा नहीं कर पाते क्योंकि वो गाड़ी में और ये पैदल हैं। क्या करें? तो देखते हैं कि मैं उनका दोस्त था, उनका दोस्त घोड़ा लेके आता है। अच्छा। और घोड़े से उतर के ऐसे इशारा करता है कि गुड लक और आप घोड़े पे बैठिए और जाइए, तो हीरो घोड़ा लेके गाड़ी को चेस करता है जी। तो इट वॉज अ वेरी क्लैप ट्रैप, क्लाइमैक्स में आया ये। तो मुझे बोला कि पेंडल साहब आपको घोड़े पे ऐसे ये शॉट है। मैंने कभी राइडिंग नहीं की जी, बिल्कुल राइडिंग नहीं की, मुझे नहीं आता था। तो उसने मेरी शक्ल देखी, बोले घोड़ा चलाना आता है ना? हाँ। अब ना इनसिक्योरिटी कि ना बोलूंगा तो ये शॉट चला जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉट। बिल्कुल। तो मैंने हाँ आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चला गया, भगवान का नाम लिया, घोड़े पे बैठा एंड विद द कॉन्फिडेंस जी और ऑब्जर्वेशन कि घोड़े को कैसे लेफ्ट हैंड से लगाम पकड़नी है, कैसे बैठना है, बैलेंस। और मैं बड़ा लाइट फुटेड था, बीइंग अ गुड माइम एंड अ डांसर, मैं अपना वेट संभाल सकता था। हाँ। तो मैंने वो ऑब्जर्वेशन अपनी इस्तेमाल करके कॉन्फिडेंस ना तोड़ते हुए उसी स्पीड से घोड़ा लाया, रोका और छलांग मार के, बिकॉज अजाइल था, पतला था, हाँ। छलांग मार के उतर के मैंने उनको घोड़ा दिया और वो शॉट फर्स्ट क्लास हो गया। और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि मुझे कभी घोड़ा चलाना आया ही नहीं। क्या बात है। तो ये जो है ये थैंक्स टू द ट्रेनिंग जी, वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग देती है। और एक ऑब्जर्वेशन तो मैम एक्टिंग का बेस है, बगैर ऑब्जर्वेशन से आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम जो कैरेक्टर करते हैं सिनेमा में जी, वो सारे हैं तो जिंदगी के कैरेक्टर। बिल्कुल सही बात है। आसपास के कैरेक्टर हैं, वही लॉयर, वही बीवी, वही पति, वही चोर, वही पुलिस, वही सब कुछ वही है। तो आप जितना अपना वाइडन करेंगे ऑब्जर्वेशन का बेस, उतनी ज्यादा आपकी इमेजिनेशन की नींव बढ़ेगी, और जितनी नींव इमेजिनेशन की बढ़ेगी उतना बेटर किरदार आप परफॉर्म कर सकेंगे। ये बात तो सही है। यहाँ पर एक गीत सुनना चाहेंगे हमारे श्रोता भी, हमें लगता है, और आप भी पसंद करेंगे जरूर। अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे, फसाने बने तो सुनेगी ये महफिल, सुनेगी ये महफिल, बड़ी होगी मुश्किल। निगाहों के हम तुम निशाने बनेंगे के रुसवाइयों के रुसवाइयों के बहाने बनेंगे, अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे। बहानों से फिर तो मुलाकात होगी, यूं ही दिन कटेगा, बसर रात होगी। नए दोस्त एक दिन पुराने बनेंगे, मोहब्बत में दो दिल, मोहब्बत में दो दिल दीवाने बनेंगे, अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे। दीवानों पे हंसता है सारा जमाना, जमाना मोहब्बत का दुश्मन पुराना। दीवाने नहीं हम सयाने बनेंगे, सयाने नहीं
अगर साध छेड़ा तराने बनेंगे, तराने बनेंगे, तराने बनेंगे, तराने बने तो, तराने बने तो फसाने बनेंगे, अगर साध छेड़ा तराने बनेंगे। चलिए आपको फिर से हम ले चलते हैं अतीत में। आपने मीना कुमारी जी के साथ काम किया है। जी बिल्कुल। याद बताइए कुछ, क्या अनुभव रहा आपका और आपके बिल्कुल शुरुआती दिन? बिल्कुल जी। मीना जी के साथ तो बड़ा प्यारा वक्त गुजरा, इमोशनल वक्त गुजरा, क्योंकि एक तो वो मेरी शुरू से फेवरेट थी। मैंने उनकी कोहिनूर और बहुत फिल्में, उन दिनों मैं दिल्ली में रहता था तो फिल्में देखता था। एक तो मैं बहुत बड़ा फैन, दूसरा ट्रेनिंग की वजह से ये आंख भी मिल गई थी कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, एक सेकंड में अपना वो स्विच ऑन स्विच ऑफ करके इमोशन निकाल लेती थी। तीसरा बहुत प्यारी ह्यूमन बीइंग थी। वो एक होती है ना सेल्फलेस प्यार करने वाली। तो मेरे अपने की शूटिंग हम लोग मोहन स्टूडियो अंधेरी में था, वहां शूट करते थे, सेट लगाया गया था। तो मैं उन दिनों अकेला बम्बई में रहता था। अच्छा। तो पता नहीं क्या हुआ, एक शाम को, रात की शूटिंग थी, शाम को मैं बैठा हुआ तो मुझे अपने डैडी मम्मी की बड़ी याद आ रही थी। वो दिल्ली में थे जी। तो उनको याद करते करते मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। अकेला बैठा था, बाकी सारे बदमाश लोग, अब उनके पास जाता तो मजाक करते जी। तो मैं अकेला बैठा हुआ था। तो मीना जी की नजर गई मुझ पे। अच्छा। तो उन्होंने देखा कि ये बैठा बच्चा कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने मुझे इशारा करके बुलाया कि आ इधर आ। तो मैं, जी मीना जी, आपा पास में बैठ गया। क्या हुआ? मैं, कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, बताओ ना क्या हुआ। मैंने, कुछ नहीं, मैं रो पड़ा, मम्मी डैडी की याद आ रही है। अरे अरे अरे, मुझे गले लगाया, बोला मैं हूं ना बेटा, मैं हूं, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, जल्दी वो आ जाएंगे। और पता नहीं उन्होंने किस नियत से बोला कि जल्दी वो आ जाएंगे। विद इन 2-3 months आई मेड माई पेरेंट्स शिफ्ट टू बॉम्बे एंड दे केम एंड स्टार्टेड लिविंग विद मी। मतलब कई बार होता ना, आपके जबान पे सरस्वती बैठी होती है, शायद उनके भावनाओं से, उनके दिल से वो माँ ने, सरस्वती माँ ने ये शब्द निकाले और वो सच हुआ। और वाकई उसके बाद मुझे, शी गॉट मी ओवर, कि उनकी माँ बाप की याद कम आनी शुरू हो गई। इतना प्यार उन्होंने दिया, उनको लगा कि एक है यहाँ पर। हाँ, उसी तरह एक अपनापन लगा, एक माँ की इमेज लगी जी। तो ऐसे इंसिडेंट हुए। फिर मैंने उनके साथ एक और फिल्म की थी, गोमती के किनारे जी। सो मैं बड़ा लकी हूँ, मैंने 2 फिल्में उनके साथ की हैं। मीना कुमारी जी का जिक्र चला है तो उनकी किसी फिल्म का कोई गीत अगर आप यहाँ पर बताएं तो हम लोग सुनते हुए आगे बढ़ें। जरूर। आप मेरे अपने का ही एक गाना सुनवा दें, बहुत खूबसूरत गाना है, कोई होता जिसे हम अपना अपना कहते हैं। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जाते हम रात भर। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जाते हम रात भर। कोई तो गम अपना था, कोई तो साथी होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही हो
दोस्तों आज हमारे साथ हैं मेहमान हमारे पेंटल जी और अपने बेटे के साथ हैं हितेन पेंटल जी भी हमारे साथ हैं और बातचीत चल रही है 55 वर्षों का आपका अनुभव हमारे साथ है और हम लोग बात कर रहे थे कि मीना कुमारी जी का आपने जिक्र किया और बता रहे थे कि आप बहुत बड़े बड़े जो कलाकार उस समय थे उनका जो प्यार मिला आपको उसके बारे में आप बता रहे थे। मैंने फॉर्चुनेटली इन दिग्गजों के साथ काम किया है और बड़े क्लोज क्वार्टर्स में काम किया है, जैसे देव साहब के साथ, दिलीप साहब के साथ, ओम प्रकाश जी, प्राण साहब, लीला मिश्रा जी, बहुत सारे मतलब जितने भी ना, बलराज साहनी साहब, हर एक के साथ, प्रदीप कुमार साहब, भारत भूषण जी, इन सब लोगों के साथ वेटरन्स जितने थे उनके साथ काम किया और हर एक अच्छा प्यार वाला इंसान था। कोई आर्टिफिशियलिटी, कोई हिपोक्रेसी, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आउट ऑफ द लाइन हो। जितने अच्छे वो कलाकार थे उतने अच्छे वो इंसान भी थे। और उस जमाने में क्या होता था रेणु जी, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री बड़ी क्लोज्ड थी, न्यू कमर्स ज्यादा आते नहीं थे जब तक कि आप बहुत गहरी जान पहचान के ना हो, अंदर के ना हो जी, तो आपकी एंट्री बड़ी मुश्किल होती थी। क्योंकि पहली बार जब मैं ट्रेनिंग लेके स्ट्रगल करने के लिए मोहन स्टूडियो गया था तो वॉचमैन ने मुझे धक्का दिया था। अच्छा। और मैं वो जाके गिरा क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था अंदर जाने की। उसने कहा मत जाओ। मैंने कहा मैं एक्टर हूं। तो उसने कहा अरे चल हटना, तो मुझे दूर पुश करके फेंक दिया था। तो ये एटीट्यूड होता था कि कोई अलाउड ही नहीं होता था ज्यादा। ऐसे मौके पे जब एक बार आपको एंट्री मिल जाती थी, फिल्म मिल जाती थी, तो फिर इंडस्ट्री आपको दोनों हाथों से गले लगाती थी। अच्छा। तो मैं एक शूटिंग कर रहा था, साहब बहादुर एक फिल्म थी जी, उसमें चेतन आनंद साहब प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, देव साहब हीरो थे और प्रिया राजवंश जी हीरोइन थी। तो उसमें ओम जी और बहुत हमारे कॉमेडियंस, कलाकार, असरानी साहब, आगा साहब और ये अपना भगवान दादा, बहुत सारे लोग थे। तो हम लोग महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे। तो ओम प्रकाश जी बड़े खुले दिल के, टिपिकल वो पंजाबी दिल उनका होता था। तो लोगों के लिए खाने के डिब्बे आते थे और डिब्बे भी बहुत बड़े बड़े। अच्छा। छोटे मोटे डिब्बे नहीं, सबके लिए खाना आता था। तो उन्होंने शूटिंग में अनाउंस किया कि सब के लिए मैं मटन बना के लाया हूं, तो लंच मेरे साथ मेरे रूम में करना। तो उनको महबूब स्टूडियो में बहुत बड़ा रूम दिया गया था। तो सारे धीरे धीरे चले गए। मेरा एक शॉट बच गया था, मैं थोड़ा लेट हो गया। तो वहां कमरे में सबने कहा कि यार ओम खोल यार, भूख लगी है। तो उन्होंने सबको मना कर दिया कि तब तक नहीं खोलेंगे जब तक पेंटल नहीं आ जाएगा। अच्छा। जबकि मैं एक न्यू कमर था, लेकिन वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो जो अपनापन जी ओम जी या प्राण साहब या ये सब लोग देते थे, बस वो दिल में एक छाप छोड़ जाते थे। एक लगता था कि वी आर अ फैमिली। और वो एक बार आपको एडॉप्ट कर लेते थे एज अपना को आर्टिस्ट, को वर्कर, तो फिर वो जिंदगी भर का साथ रहा। ये कितने वर्ष पहले की बात होगी लगभग? ये जो मैं बात बता रहा हूं तकरीबन 50-52 साल पहले। आपको अभी तक याद है? देखिए, जो भी चीज आपके दिल को छू जाती है, चाहे वो 100 साल पुरानी हो, याद रहती है। क्योंकि उसका असर ऐसी जगह है जो मिटाई नहीं जा सकती। वो जगह दिल कभी, यही तो है जी रेणु जी, जिंदगी में अल्टीमेटली हमारे साथ जो जिंदा रहने वाली है वो यादें ही हैं। सही, वो मरने तक साथ रहने वाली। रात को आइएगा, दिल बहलाइएगा, जो कुछ भी पेश करें तो फरमाइएगा। रात को आइएगा, दिल बहलाइएगा, जो कुछ भी पेश करें तो फरमाइएगा। रात को आइएगा, दिल बहलाइएगा, जो कुछ भी पेश करें शौक फरमाइएगा। रात को आइएगा। लेके बाहर आए हैं, प्यार ही प्यार लाए हैं, आपकी दुनिया में यारो दिल का करार लाए हैं। समझो न बेगाना, अपना समझ के आना, आंखों ही आंखों में कर लेंगे याराना। हम भी हैं मत वाले, तुम भी हो दिल वाले,
मचा देंगे, सुनी महफिल सजा देंगे, ऐसा तूफान उठा देंगे, सोए दिलों को जगा देंगे। रात की रात ऐसी रौनक लगेगी, नाचेगा घुंघरू, नाचेगा घुंघरू तो पायल बजेगी, होश में आइएगा तो मदहोश जाइएगा। आपको आइएगा, दिल बहलाइएगा, विदेश करेगा, शौक बनवाइएगा, रात को आइएगा। दो दिन के मेहमान हैं, जब चले जाएंगे, जितना भी भूलना चाहोगे, रह रह के याद आएंगे, चाहे तो रख लेना अपना बना के, आंखों में पलकों में दिल में छुपा के, आ जाना शाम ढले, मस्ती का दौर चले, सुन के हमारी कुछ अपनी सुनाइएगा। अच्छा, एक बात है कि जैसा कि अभी आपकी बातचीत से लगा और आपने बताया भी कि आप लोगों की आदत है कि आप जैसे कि पैर छूते थे जो भी बड़े होते थे, और वो भी उतना ही सम्मान देते थे या प्यार देते थे। आप सम्मान देते थे, आपको प्यार मिलता था। क्या ये वजह तो नहीं है केवल कि आप उतने विनम्र थे, आपके ऐसे संस्कार थे, इसलिए सब लोग बहुत प्यार करता था? वो भी होगा, लेकिन ये जरूर था कि क्योंकि वो मेरे प्रोफेशन में मेरे सीनियर थे जी, मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, जानते थे, अच्छे एक्टर थे, तो इसी बहाने उनका आशीर्वाद मिल जाए और मैं भी थोड़ा बहुत सुधर जाऊं, अच्छा हो जाऊं, ये नियत होती थी। लालच ये होता था कि मुफ्त में आशीर्वाद मिल रहा है तो लेना ही है। क्या बात है। और वही सीख मैं आज हितेन से पूछिए जी, हमने घर में वही सीख देने की कोशिश की है कि हमारे बच्चे उसी प्यार, उसी इखलाक से हर एक को मिलते हैं, और पूरे हमारे प्राइवेट जो सर्कल है या इंडस्ट्री के जान पहचान के हैं। मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मुझे कहते हैं कि यार आपने बच्चों को बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। क्या बात है। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है, क्यों हितेन? एब्सोल्युटली। अच्छा झूठ बोला ना मैंने? हाँ, बहुत अच्छा बोला। श्रोताओं, ये होता है कि हम प्यार मोहब्बत के साथ भी अपने बच्चों के साथ मित्रवत रह सकते हैं, और जो संस्कार की बात कर रहे हैं वो संस्कार देने के बाद भी, यानी कि बड़े छोटे का लिहाज हो, बड़ों की बात मानना हो, उसके बाद भी हम मित्रवत रह सकते हैं। आमतौर पर हम ऐसा सोचते हैं कि अगर बड़े बड़े की तरह रहें, छोटे छोटे की जगह रहें, तो शायद वो दूरी बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो यहाँ पर सामने दिख रहा है हितेन पेंटल जी, और पेंटल जी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। पेंटल जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो बचपन में आप लोग करते थे शैडो से, तो कहानी कौन लिखता था? क्या कहानी होती थी उसकी? नहीं, उसमें कहानी नहीं होती थी रेनू जी, वैसे ही बस कोई आइटम सा बना दिया, कोई जोक को किसी को इनेक्ट कर दिया, मैं और गुफी मिलके, तो वो कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता था, या डांस कर दिया, बिकॉज मैंने कहा ना मैं डांसर अच्छे हितेन, मैं, हम लोग अच्छे डांसर, तो हम लोग शैडो प्ले में डांस वांस करके, कॉमेडी करके, मस्ती करके, वैसे ही कोई ऐसा मुद्दे वाला सब्जेक्ट नहीं होता था। वाह, मतलब फिर भी कौन सोचता था दोनों में से? बेसिकली मैं, क्रिएटिव मैं ज्यादा था। राइटर वो थे, जबकि राइटर वो थे, राइटर वो थे, बट इन मस्ती वाली चीजों में मैं ज्यादा क्रिएटिव हूँ। दुखी पे दुखी हो या सत्ते पे सत्ता, दुखी पे दुखी हो या सत्ते पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। दुखी पे दुखी हो या सत्ते पे सत्ता, दुखी पे दुखी हो या सत्ते पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क
अलबत्ता। बनेगी वही कहानी, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, और से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता। कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। किस्मत में जिनकी मिलना है वो किस तरह भी मिल जाए, किस्मत में जिनकी मिलना है वो किस तरह भी मिल जाए। पूरब से पश्चिम की, उत्तर से दक्षिण की, मिल जाती है रेखाएं लाखों पहरे लगाए। अटक गया क्यों? कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, और से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता। कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। लगते हैं प्यार के मेले, जाएंगे सभी अकेले, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, और से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता। कोई फर्क नहीं अलबत्ता, 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 कोई फर्क नहीं अलबत्ता। अच्छा, कॉमेडी की बात आती है तो इसकी तैयारी कैसे करते हैं? ये मेरा ख्याल आप हितेन से पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए हितेन जी। नहीं, सीनियर को आंसर करना चाहिए। नहीं, ज्यादा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस तो है, लेकिन आप प्रत्यक्ष उसके गवाह हैं, कह सकते हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। जब कॉमेडी की बात आती है, एक तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूं, क्योंकि मेरे जो फादर हैं उन्होंने, उनकी जो ट्रेनिंग रही है, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये फील होता है कि हर एक्टर या हर इंसान में एक टैलेंट होता है, इनबॉर्न टैलेंट होता है जी। आप उसे कितना भी ट्रेन करें, उसको ट्रेन करके आप ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, बाहर पॉलिश कर सकते हैं। तो आई एम वेरी लकी कि डैड में ये
कॉमेडी का जो जीन है, एक जो कॉमेडी की टाइमिंग होती है, एक जी बिल्कुल वो टाइमिंग है और मुझे उनसे ये मिली है। सो कॉमेडी जब हम भी करते हैं, मैंने भी अपनी जो भी फिल्में की हैं, जब हम वो करते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत नेचुरली हम लोग के लिए निकल के आती है। वो जो एक कॉमिक टाइमिंग होती है डायलॉग बोलने की या बॉडी लैंग्वेज की, वो बहुत एक नेचुरली फ्लो में आ जाती है। और कुछ लोग मतलब कभी-कभी लोग करते हैं, मुझे भी बोलते हैं लोग कि यार इतनी आसानी से कैसे कर लिया तुमने, बट हमको एक्चुअली जेन्युइनली लगता है कि नहीं, आसानी से हो गया। ये नेचुरली हुआ। इट इज नॉट कि आप कोशिश करें कि यार इसी लाइन पर मैं खड़ा हो जाऊंगा, इसी लाइन पर बैठूंगा या ये टाइमिंग करूंगा। वो अपने आप हो जाती है, क्योंकि एक बार पढ़ ली हमने स्क्रिप्ट, रिहर्सल कर ली, तो वी नो कि अच्छा इसमें एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है। तो आई थिंक वो एंड ओवर द इयर्स कर करके आप उस चीज को मास्टर कर लेते हैं। बिल्कुल सही आपको बिल्कुल पता चल जाता है कि अच्छा कहाँ से किधर घूमना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, किस चीज को करना है। तो एक वो अंदर से आती है, अंदर से आती है, ये डैड से आया है। ये बिल्कुल इनबॉर्न है जी। कॉमेडी की जो सेंस और टाइमिंग है वो रेणु जी पूरी इनबॉर्न है। वो भगवान की एक देन है, उसके बिना कॉमेडी नहीं कर सकते। और बहुत लोग जो कोशिश भी करते हैं जिनमें ये स्ट्रीक नहीं है जी, वो कोशिश करते हैं तो वो ट्रेजेडी बन जाता है। तो जैसा शुरू में हमने आपसे बात की थी, आपने पूछा था, तो कॉमेडी इज अ डिफिकल्ट थिंग जी, लेकिन जिनमें ये स्ट्रीक है उनके लिए कॉमेडी डिफिकल्ट नहीं है। वो रिएक्टिव है, अपने आप निकल आती है। कहां से निकलती है खुद भी परेशान हो जाते हैं कई बार हम कि यार ये कहां से बोल दिया, अच्छा बोला यार। हितेन यू डिड वेरी वेल यार, कहां से इसकी कई बार आजकल जो आते हैं ना, जी जी, मैं देखता रहता हूं, तो कई बार मैं शूटिंग पे अकेला बैठ के जब इसका कुछ देखता हूं तो इसकी टाइमिंग देख के आई फील वेरी प्राउड। क्या बात है। क्योंकि टाइमिंग एक ऐसी चीज है रेणु जी जो सीखी नहीं जा सकती। इट हैज टू बी इनबॉर्न। इट्स ऑल्सो लाइक अ रिदम। टाइमिंग इज एक रिदम होती है, जैसे गाने के रिदम होता है। हर चीज की रिदम है। ये कायनात में हर चीज की रिदम है। सूरज भी अपनी रिदम से आता है, उठता है, निकलता है। एवरीथिंग इज रिदम। मौसम भी अपनी रिदम से ही आते हैं, इसीलिए अच्छा लगता है सब जो रिदम में रहता है। रिदम, इसीलिए बेसुरा मिल जाए तो यार ये कहां से पकड़ रहा है बेसुरे को, इसलिए हम लोग गाना नहीं गाते। रिदम बिगड़ता है तो खुद को तो खराब लगता है, बाकी लोगों को भी खराब लगता है ना। तो ये इसके लिए मैं ये मौके पे अपने डैड को भी थैंक यू कहूंगा जी, क्योंकि मुझे ये कॉमिक टाइमिंग मेरे डैड से मिली है। उनमें थी, अच्छा, उनमें से मुझ में आए, मेरे से हितेन में गई, और ये भगवान की कृपा है जो हमें मिली है। बिल्कुल सही बात है। आप गाना सुनाना है तो छुक छुक छक छक बॉम्बे से बड़ौदा तक रफू चक्कर का वो गाना यहाँ गाते रहे हैं। बिल्कुल सुनते हैं ये गीत, ट्रेन में बैठे बैठे ये बातें करेंगे हम। छुक 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 छक छक बॉम्बे से बड़ौदा तक तुम कहो जब तक गाते रहे तब तक हम छुक छुक छक छक बॉम्बे से बड़ौदा तक तुम कहो जब तक गाते रहे तब तक
सुन रहे थे जाने माने चरित्र अभिनेता कंवरजीत पेंटल और उनके सुपुत्र हितेन पेंटल से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे आज ही के दिन अगले हफ्ते इसी समय। अब आज का यादों का सिलसिला कार्यक्रम समाप्त होता है। यादों का सिलसिला।